नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अगले 3 दिनों में बढ़ेगा 3 डिग्री तापमान। झारखंड में एक बार गर्मी का सितम लोगों को झेलनी पड़ेगी। बता दें कि अगले 3 दिनों में 3 डिग्री तक पारा बढ़ेगा, जिससे लोगों को गर्मी का अधिक एहसास होगा। वहीं 15 मई से 19 मई तक झारखंड में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 20 मई को उत्तर पूर्वी भाग में गर्जन और हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो कई जगहों पर गर्जन के साथ बारिश हुई है। बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में दर्ज की गई, जहां 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड में इतने बजे तक संचालित होंगी केजी से 8वीं तक की कक्षाएं। झारखंड में केजी से 8वीं तक के विद्यालय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगी। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए विद्यालय सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। बता दें कि स्कूली साक्षरता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को इसको लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। खबरों की माने तो विभाग के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम में बदलाव के कारण 13 मई से स्कूलों को खोले गए हैं, लेकिन झारखंड के कई जिलों में स्कूलों के संचालन में एकरूपता नहीं होने की बात सामने आई है। इसलिए स्कूलों के संचालन का समय निर्धारित किया जा रहा है। बता दें कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगे। स्कूलों के संचालन की अवधि में अवधि से संबंधित यह आदेश सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी एवं अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होगा। प्राइवेट विद्यालयों के संबंध में कहा गया है कि इनका संचालन स्कूल प्रबंधन के दिशा निर्देश तथा आरटीई के प्राविधान के अनुरूप होगा। धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए झारखंड के मंत्री। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम धन शोधन मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलम अपराह्न लगभग 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। वहीं मंत्री को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज करवाने के लिए मंगलवार को राजधानी रांची में प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था। धन शोधन की जांच राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में एंट्री करने से पहले उन्होंने कहा कि मैं कानून का पालन करता हूं, मैं पूछताछ का सामना करने के लिए यहां आया हूं। ईडी ने पिछले सप्ताह आलम के निजी सचिव और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार लाल और घरेलू सहायक को उनसे जुड़े एक फ्लैट से 32 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। पुनर्मूल्यांकन के लिए सीबीएसई ने जारी की नोटिफिकेशन। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं के रिजल्ट जारी करने के बाद पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबरों की माने तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 3 स्टेप में पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्टेप के आवेदन के बाद ही पुनर्मूल्यांकन हो सकेगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया सीबीएसई की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा। बता दें कि पहले स्टेप में स्टूडेंट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आवेदन करेंगे, जिसकी तारीख 17 से 21 मई के बीच रखी गई है। इसके लिए छात्रों को 500 रुपये प्रति विषय के हिसाब से फीस देना होगा। अंकों के वेरिफिकेशन के आवेदन के उपरांत ही छात्र दूसरे स्टेप में अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मोबाइल चलाना होगा महंगा, लोकसभा चुनाव के बाद 25% बढ़ सकती है टैरिफ। मोबाइल फोन का इस्तेमाल जल्द ही महंगा होने वाला है। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मोबाइल बिल की कीमत में 25% की वृद्धि हो सकती है। टेलीकॉम कंपनियां हाल के वर्षों में टैरिफ वृद्धि यानी टेलीकॉम टैरिफ हाइक के चौथे दौर की तैयारी कर रही है। ऐसे में आम चुनाव के बाद देश भर के मोबाइल फोन यूजर्स को जल्द ही उनके बिलों में
20 से 25% तक वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। खबरों की माने तो टेलीकॉम ऑपरेटर लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक बाद से टैरिफ प्लान की नई कीमतें जारी कर सकती हैं, जो लगभग 25% की पर्याप्त वृद्धि लागू करने का अनुमान है। टैरिफ प्लान में वृद्धि का कारण 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश और सरकारी सपोर्ट को दिया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ प्लान में वृद्धि से शहरी परिवारों के लिए टेलीकॉम खर्च 3.2% से बढ़कर 3.6%, जबकि ग्रामीण ग्राहकों के लिए टेलीकॉम खर्च 5.2% से बढ़कर 5.9% हो जाएगा। यह आपकी आय का 0.5 से 1% तक का हिस्सा इस वृद्धि का शिकार होने वाला है। झारखंड में गरजे पीएम मोदी, कहा चोरों को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, उनके खजाने भी कर दूंगा खाली। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कोडरमा में कहा कि चोरों को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, मैं उनकी नींद भी उड़ा दूंगा और उनके खजाने भी खाली कर दूंगा। ये आपके पैसे हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं, कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी माताएं बहनें हर परिवार की बेहतरीन प्रबंधक होती हैं, इसलिए ये देश उनके इस कौशल के सदुपयोग के बिना डेवलप नहीं हो सकता। तभी मोदी माताओं बहनों की सुविधा और समृद्धि के लिए हर योजना बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है और मैं कोडरमा की इस धरती में, जी हां, इस धरती से सभी देशवासियों को गारंटी दे रहा हूं कि आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका है। साइबर फ्रॉड में शामिल देश की 52 संस्थाएं ब्लैक लिस्ट। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने कई कदम उठाए हैं। लोगों को शिकार बनाने के लिए एसएमएस भेजने में शामिल 52 प्रमुख संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 700 एसएमएस सामग्री टेम्पलेट बंद कर दिए गए हैं। 348 मोबाइल हैंडसेट ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। 10,834 संदिग्ध मोबाइल नंबरों को वेरिफिकेशन के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके बाद 8,272 कनेक्शन काट दिए गए हैं। साइबर अपराध और ठगी में शामिल होने के मामले में देश में 1.86 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए हैं। एनसीआरपी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर ठगी की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ठग खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, रिजर्व बैंक, ईडी और अन्य एजेंसियां बताकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ये धोखेबाज आमतौर पर किसी पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उसने कोई पार्सल भेजा या रिसीव किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई प्रतिबंधित वस्तु है। इसके बाद केस में समझौता करने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। कुछ मामलों में पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है। उनकी मांग पूरी न होने पर पीड़ित को स्काइप यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर बने रहने पर मजबूर किया जाता है। सरकार का बड़ा फैसला, 28,000 से भी अधिक मोबाइल फोन ब्लॉक करने का निर्देश। साइबर अपराधों को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग डीओटी ने बड़ा कदम उठाते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को साइबर अपराधों से कथित संबंध के लिए 28,200 मोबाइल हैंडसेट ब्लैक करने का आदेश दिया है। वहीं एक आधिकारिक बयान के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों को 20 लाख मोबाइल कनेक्शनों का तत्काल वेरीफाई करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस काम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य पुलिस एक साथ मिलकर कर रही हैं। दरअसल सरकार साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड में गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाले टेलीकॉम रिसोर्स पर रोक लगाना चाहती है। इस पार्टनरशिप की मदद से साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को तोड़ना है, साथ ही डिजिटल दुनिया से होने वाले खतरे को रोकना है। खबरों की माने तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य पुलिस ने मिलकर इस बीच का खुलासा किया है
कि 28,200 मोबाइल यूनिट्स का साइबर फ्रॉड में मिस यूज किया गया है। डीओटी ने एनालाइज किया और आगे बताया कि 20 लाख नंबर का इन हैंडसेट में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके बाद डीओटी ने पूरे भारत के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 28,200 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ तुरंत 20 लाख मोबाइल कनेक्शन का रीवेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि इससे पहले मार्च 2024 में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को पेश किया था जो अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के काम करता है।